हेलो बच्चों, आज हम आपके भारतीय संविधान की 14वीं विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें भारतीय संविधान की 14वीं विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। तो भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। तो यानी समय के अनुसार संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान में भी संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, जिसे हमें ध्यान रखना है। आपके प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर, अर्थात भारतीय संविधान के कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना कठिन होता है और कुछ में हम आसानी से या सरलतापूर्वक संशोधन कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों का मिश्रण किया गया है। तो भारतीय संविधान में कठोरता का जो समावेश है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किया गया है और लचीलेपन का जो मिश्रण है या जो समावेश है वो ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। आपके प्रश्न आ सकता है पेपर में कि विश्व में सबसे अधिक कठोर संविधान कौन से देश का है। तो अमेरिका। और सबसे लचीला संविधान कौन से देश का है। तो ब्रिटेन का। या यूँ कहें कि हमारे देश के संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समावेश किस देश के संविधान से किया गया। तो कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और लचीलेपन का समावेश ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन की कुल 3 विधियाँ हैं। यानी अगर हम अपने भारत के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 विधियाँ दे रखी हैं, जिनमें से पहली विधि का अनुच्छेद 368 में उल्लेख नहीं है। तो आपके जो पहली विधि है वो आपके साधारण बहुमत से संशोधन करने के बारे में कि संविधान के कुछ भागों में संसद के 2 सदन होते हैं। एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो संसद के 2 सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना है, यानी ये वो विषय हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत से। जैसे राज्यों का पुनर्गठन, कहने का तात्पर्य होता है कि एक नए राज्य का निर्माण करना है या नया राज्य निर्मित करना है। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना, जैसे किस राज्य में नई विधान परिषद का गठन करना है या जो पहले से किसी राज्य में विधान परिषद है उसे समाप्त करना। केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना, यानी कौन सी इलाके को हमें केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में बनाना है। संसद सदस्यों के वेतन, जैसे आपके लोकसभा और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें प्रतिमाह कितना वेतन मिलना चाहिए। तो ये सभी ऐसे विषय हैं जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो आपके ये जैसे प्रश्न आ जाता है कि किन्हीं 4 विषयों के नाम लिखिए जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना और संसद सदस्यों के वेतन निर्धारित करना। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के 2 सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिसमें संसद के 2 सदनों के 2/3 बहुमत या पूर्ण बहुमत से वो विधेयक पारित हो सकता है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के 2 सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। तो दोबारा से ध्यान से देखिए, यानी संविधान में संशोधन करने की 3 विधियाँ हैं।
एक विधि है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो भी सदन में सदस्य उपस्थित हुए उनके 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो वो पारित मान लिया जाता है। दूसरा जो संशोधन का जो तरीका है उसमें संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और जो सदस्य उपस्थित हुए हैं 2/3 बहुमत से अगर वो पारित होता है तभी वो संविधान संशोधन विधेयक मान्य होता है, अन्यथा नहीं। और तीसरा या यूँ कहेंगे जो सबसे कठोर संविधान संशोधन का तरीका है उसमें संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अलावा जो भारत के टोटल राज्य हैं उसमें से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी उसको पारित करना आवश्यक है, तभी वो संविधान संशोधन मान्य होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, जैसे जो कठोर संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है या जो विषय हैं वो है कि जैसे अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति वर्तमान में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के करते हैं। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो वो आपके संसद के दोनों सदनों के अलावा आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी उस पर सहमति मिलना आवश्यक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन 4 सूचियों के माध्यम से किया गया। अगर उनमें कोई भी बदलाव करना है तो वो भी संशोधन संसद के अलावा आधे राज्यों की स्वीकृति से पारित होगा तभी मान्य होगा। आधे विषयों के संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की इन 3 विधियों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिए लचीले व कठोरता का मिश्रण किया गया है। डॉक्टर वीयर के शब्दों में, यानी डॉक्टर वीयर ने कुछ शब्द कहे हैं भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बारे में कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह शब्द किसके हैं? तो डॉक्टर वीयर के। आपके 15वीं विशेषता है भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है जैसे कोई कानून बन गया है या नियम बना है तो उसका दोबारा से अवलोकन करना। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया। संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है हमारी संसद की ताकत या संप्रभुता को बनाए रखना। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात जैसे हमारी संसद के द्वारा कोई नियम बनाया गया तो उस नियम को आकलन करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को। अगर न्यायपालिका को लगता है कि जो संसद या जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वो संविधान के दायरे में है या नहीं है, और कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वो संविधान के दायरे में रहकर कर रही है या नहीं, अगर उसे लगता है तो उस पर प्रतिबंध या रोक लगा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के माध्यम सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो। तो कहने होता चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, वह सभी संविधान के दायरे में रह कर के ही कार्य करेंगे। अगर वो संविधान के दायरे से बाहर जाते हैं तो हमारी न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। अगली जो विशेषता है वो विश्व शांति का समर्थक, यानी हमारे भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन समय से ही परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की। तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा
तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। यानी हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में है, तो इसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो अनुच्छेद 51 में क्या उल्लेख किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। भारत न तो किसी देश की सीमाओं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, यानी हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता रही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया और किसी दूसरे देश की सीमाओं को अपने कब्जे में नहीं लिया। तो किसी देश की सीमाओं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, न ही अपने देश में किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। यानी हमारा ये नियम रहा है कि हमारे देश के भी आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। भारत सरकार ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील एवं गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत को अपनाया और भारत ने जब पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, एक अमेरिका का सहयोगी गुट था और दूसरा सोवियत संघ यानी रूस का सहयोगी गुट था, तो भारत ने इन दोनों ही गुटों से दूरी बनाए रखी, तो उसे कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। 17वीं जो विशेषता है वह है आपके आपातकालीन उपबंध। तो संविधान के भाग 18 में, जैसे हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे संविधान में कुल कितने 22 भाग हैं, 22। तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें या यूँ कहें कि आपके आपातकाल का उल्लेख संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके ये अच्छा प्रश्न आ सकता है कि आपके आपातकालीन व्यवस्थाओं का उल्लेख या उपबंधों का उल्लेख संविधान के किन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो आपके 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। अब प्रश्न ये आता है कि भाई अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कब आपके आपातकाल लगाया जाता है, 356 के अंतर्गत कब आपातकाल लगाया जाता है और 360 के अंतर्गत कब आपातकाल। तो अगर मान लीजिए हमारे देश पर किसी दूसरे बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया या हमारे भारत देश में ही अंदर धर्म या जाति के आधार पर लोगों में सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा सकता है। अब दूसरा है आपके अनुच्छेद 356। तो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल तब लगाया जाता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, या यूँ कहेंगे जैसे किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सूचित करे कि इस राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक ढंग से नहीं चल रही है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और अगर राष्ट्रपति को भी ये एहसास हो जाता है कि वास्तविक रूप से वहाँ की शासन व्यवस्था संवैधानिक ढंग से नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और जो आपके तीसरा है अनुच्छेद 360, अगर देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, अर्थात आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में देश में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये जो आपके 3 अनुच्छेद हैं, 352 है, 356 है, 360 है, जिसमें से एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत आज तक भारत में आपातकाल नहीं लगाया गया है, वो है अनुच्छेद 360। सबसे ज़्यादा बार अगर किसी आपातकालीन अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है तो वो है अनुच्छेद 356।
तो अब हम यहाँ से आगे आपको कल पढ़ाएंगे